दोस्तों, हमास को मिटाने के नाम पर इजराइल गाजा के सबसे बड़े शहर पर हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन इसी बीच इजरायली सैनिकों की कमजोरी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे हमास को काफी फायदा हो सकता है। जानेंगे क्या है वो कमजोरी, सब कुछ आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे गाजा के हालात को लेकर अमेरिकी डॉक्टर का बड़ा बयान, ट्रंप पर लगाया गंभीर आरोप और साथ में आपको बताएंगे यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले के बाद पोलैंड ने उड़ाया एयरफोर्स। और इसी के साथ एक बेहद खास खबर बताएंगे जो आपको जरूर जानना चाहिए, वह है नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिकी साजिश का खुलासा। किम जोंग के लिए जासूसी डिवाइस कैसे हुआ फेल, अब जाकर खुलासा किया है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल के अखबार हारेत्ज ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना बेहद गंभीर संकट से गुजर रही है और यह संकट सीधे सीधे गाजा में चल रहे ऑपरेशन अरबात गिदोन 2 पर असर डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की कई यूनिट्स अक्टूबर 2023 से लगातार लड़ाई में फंसी हुई है। इतने लंबे युद्ध के बाद अब हालात ये है कि उनके पास जरूरी भारी मशीनरी जैसे बुलडोजर, इंजीनियरिंग व्हीकल और टैंक तक की भारी कमी है। जर्मनी ने भी इजराइल को हथियार और टैंक इंजन भेजने पर रोक लगा दी, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। सेना के अंदर एक और बड़ी समस्या है, ग्राउंड पर लड़ने वाले ब्रिगेड और बटालियन कमांडर असलियत बताने के बजाय ऊपर के जनरल्स को वही रिपोर्ट देते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। यानी जमीनी हकीकत और टॉप कमांडर के बीच बहुत बड़ा फर्क है। हारेत्ज ने लिखा कि गाजा सिटी पर जमीनी हमला करने की तैयारी तो तेज हो रही है, लेकिन तैयारी अधूरी है। इसके लिए उन्होंने एक मानवीय जोन खान यूनुस में खोलने की घोषणा की ताकि लोग गाजा सिटी से निकल जाएं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अब तक सिर्फ 10% लोग ही गाजा से बाहर निकले हैं। इसका मतलब है कि बड़ी आबादी अब भी वही है और यही बात इजरायली ऑपरेशन को धीमा कर रही है। इसलिए अब सेना ऊंची इमारतों पर लगातार हवाई हमला कर रही है ताकि लोगों में डर फैलाकर उन्हें भागने पर मजबूर किया जा सके। एक और गंभीर मुद्दा है गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली कैदियों का। सेना खुद मान रही है कि अगर जमीनी ऑपरेशन शुरू होता है तो इन कैदियों की जान बचाना लगभग नामुमकिन होगा। पहले भी रफा में ऑपरेशन के दौरान 6 कैदियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू और इजरायली मंत्री इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा राजनीतिक फायदे और आने वाले चुनाव पर है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इजरायली सैनिकों का मनोबल बुरी तरह टूट चुका है। लगभग 2 साल से लगातार लड़ाई कर रहे सैनिक छुट्टियों की कमी, थकान और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। कई जवानों और उनके परिवारों ने खुले तौर पर शिकायतें की है कि सेना में अनुशासन बिगड़ रहा है और कमांडर तक सही ढंग से कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ऊपर से सेना के अफसर अपने जवानों की शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय इसे घर की याद या मानसिक समस्या कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी असली परेशानी ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही। यानी इजरायली सैनिकों का थक जाना सीधा हमास को फायदा पहुंचा रही है। हारेत्ज के मुताबिक यही वजह है कि नेतन्याहू भले ही दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जल्द ही जीत हासिल कर लेगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ना तो पूरा गाजा काबू में आ रहा है, ना ही सारे कैदियों को छुड़ाया जा सकता है। नतीजा यह है कि इजरायली सेना एक अंदरूनी संकट में फंसी हुई है। एक तरफ राजनीतिक दबाव, दूसरी तरफ थके हुए और निराश सैनिक, ऊपर से उपकरणों और हथियारों की भारी कमी। यानी दोस्तों, हारेत्ज की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि गाजा सिटी पर इजराइल का यह हमला आसान जीत में नहीं बदलेगा, बल्कि यह युद्ध लंबा खींच सकता है और इजराइल की सेना के अंदरूनी संकट और गहरे हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक अमेरिकी इमरजेंसी डॉक्टर जो गाजा में वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुकी है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चल रही इजराइल की जंग को सिर्फ 24 घंटे में रोक सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील की कि तुरंत कदम उठाया जाए और फायरबंदी कराई जाए। डॉक्टर मिमी सईद ने दिसंबर में गाजा में देखी गई मानवीय हालात को बेहद खौफनाक बताया। उनका कहना है कि हालात अब और भी बदतर हो चुके हैं, खासकर गाजा सिटी में, जहां से लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ जाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी के छोटे से इलाके में
इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची। लोग लगातार दक्षिण की ओर निकल रहे हैं ताकि भारी बमबारी से बच सके। डॉक्टर ने अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस्राएल पर दबाव डालकर जंग रोकनी होगी, क्योंकि इस्राएल सारी लाल लकीरों को पार कर चुका है। उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप गाजा में हो रही तबाही पर कुछ नहीं कर रही और उन्होंने उन पर इस्राएल का पक्ष लेने का आरोप लगाया। डॉक्टर का कहना है कि ट्रंप चाहे तो 24 घंटे के अंदर जंग को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसकी सरकार गाजा पर इस्राएल की जंग में पूरी तरह शामिल और मददगार रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोलैंड और उसके सहयोगी देशों के लड़ाकू विमान रविवार सुबह अचानक अलर्ट पर भेजे गए। ये पिछले एक हफ्ते में दूसरा मौका है जब पोलिश एयरफोर्स को रूस के हमलों की वजह से इस तरह की कार्रवाई करने पड़ी। वजह बनी रूस की ओर से यूक्रेन पर की गई नई एयर स्ट्राइक, जो पोलैंड की सीमा के बेहद करीब हुई। पोलैंड की आर्मी ने बयान जारी कर कहा, हमारे लड़ाकू विमान आसमान में तैनात है, जबकि ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को सबसे ऊंचे स्तर पर तैयार कर दिया गया है। उधर यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ताज़ा हमले में कई लोगों की मौत और घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन सरकार के बिल्डिंग पर हमला किया है, मतलब जहां मंत्रियों का कार्यालय है। दोस्तों, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रूस के हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, अब और देरी या पुतिन को मनाने की कोशिश बेकार है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को तुरंत रूस पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो फौरन युद्ध विराम पर राजी हो। पिछले हफ्ते ही टस्क ने ड्रोन घटनाओं पर सख्ती का ऐलान किया था। इसी बीच शनिवार को पोलैंड के ल्यूब्रियन इलाके में एक ड्रोन का मलबा मिला, जो एक गांव से कुछ 100 मीटर की दूरी पर गिरा। जांच में पाया गया कि उस ड्रोन में कोई विस्फोटक वारहेड नहीं था। अब यह ड्रोन फोरेंसिक जांच के लिए सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक अमेरिका की नेवी सील टीम ने 2019 में नॉर्थ कोरिया के तट पर एक खुफिया मिशन चलाया था। इस मिशन का मकसद नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग की कम्युनिकेशन व्यवस्था की जासूसी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना था, लेकिन यह मिशन असफल रहा और इसमें निहत्थे नॉर्थ कोरियाई लोग मारे गए। दरअसल जनवरी 2019 की एक सर्द रात को अमेरिकी नेवी सील की एक टीम चुपचाप एक पनडुब्बी से निकली और नॉर्थ कोरिया के एक चट्टानी तट की ओर बढ़ी। इस टीम में वही सैनिक थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था। उनका लक्ष्य किम जोंग की जासूसी करना था ताकि अमेरिका को परमाणु बातचीत में मदद मिल सके। यह मिशन इतना खतरनाक था कि इसकी मंजूरी खुद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। हालांकि यह मिशन शुरू होते ही विफल हो गया। दोस्तों, अब यह फेल कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल सील टीम को लगा कि तट पर कोई नहीं है। वो गहरे पानी में नाइट विजन चश्मे पहनकर और गीले कपड़ों में पहुंचे, लेकिन तभी एक छोटी नॉर्थ कोरियाई नाव अंधेरे से निकली। नाव से टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। मिशन कमांडर से संपर्क संभव नहीं था और पकड़े जाने का खतरा था। सील टीम को लगा कि वो पकड़े गए, इसलिए उन्होंने तुरंत गोली चला दी। कुछ ही सेकेंड में नाव पर सवार सभी 3 लोग मारे गए। सील टीम को बाद में पता चला कि ये लोग निहत्थे नागरिक थे जो सीपियां इकट्ठा करने निकले थे। इस घटना के बाद टीम ने डिवाइस लगाए बिना ही वापस समुद्र में जाकर अपनी पनडुब्बी से संपर्क किया और भाग निकले। अमेरिकी सेना का कोई भी जवान इस घटना में घायल नहीं हुआ। दोस्तों, ये मिशन आज तक गुप्त रखा गया था और ना तो अमेरिका ने और ना ही नॉर्थ कोरिया ने कभी इस पर कोई टिप्पणी की। इस मिशन के बारे में पहली बार खुलासा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने इस मिशन के बारे में कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को भी सूचित नहीं किया था। मिशन की विफलता के बाद भी 2019 के अंत में ट्रंप और किम जोंग के बीच परमाणु शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण तेज कर दिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।